नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। वक्फ बहाना क्या ओवैसी का मकसद है मोदी से टकराना? वक्फ के नाम पर अल्टीमेटम क्या असदुद्दीन ओवैसी आर पार के मूड में है? और सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ के नाम पर ओवैसी का CAA UCC वाला दर्द आखिर क्यों छलका? कल हैदराबाद में MIM के हेडक्वार्टर दारुसलाम में बड़ा विरोध जलसा हुआ। मंच पर ओवैसी पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ और दूसरे संगठन के लोग थे। आयोजन तो वक्फ विरोध में बातों को रखने के लिए था, लेकिन मंच का इस्तेमाल मोदी विरोधी तकरीरों के लिए ज्यादा हुआ। ओवैसी बोले तो लगा कि वक्फ तो सिर्फ बहाना है, असल दर्द पुराना है और कुछ और ही है। ओवैसी ने हिजाब CAA UCC का नाम लेकर मुस्लिमों को डराने की कोशिश की। पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से भी कहा गया कि कोर्ट से थोड़ी और अंतरिम राहत मिली है, लेकिन विरोध कानून रद्द होने तक सड़क पर जारी रहेगा। तो सवाल है कि कोर्ट में कानून पर सड़क पर विरोध क्यों? मोदी सरकार से क्या इंतकाम के लिए यह सब कुछ है? और सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ क्या सिर्फ बहाना है, दर्द दरअसल पुराना है? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। वक्फ विरोध के नाम पर क्या ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी में सबसे आगे निकलना चाहते हैं? क्या ओवैसी के लिए वक्फ विरोध सिर्फ एक हथियार है? इसी बहाने वो नफरती तकरीरें कर क्या मोदी को मुस्लिमों का सबसे बड़ा विलेन साबित करना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल हैदराबाद में ओवैसी ने अपनी पार्टी के मुख्यालय दारुसलाम में जो कुछ कहा, उससे तो यही लगा कि ओवैसी का दर्द और डर सिर्फ नए वक्फ कानून की वजह से नहीं, बल्कि मजहबी ठेकेदारी छीनने के डर से। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। पहले ट्रिपल तलाक का ऐसा कानून बनाया जो मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने UAPA के कानून को गंदे तरीके से उसको और ताकतवर बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मजहब तब्दीली का कानून अपनी बीजेपी जहां पर इख्तिदार में रियासत में बनाया। फिर अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई वक्फ तो बहाना है? असल में ओवैसी मोदी से इंतकाम ही लेना चाहते हैं। उन्हें दर्द वक्फ कानून में बदलाव से नहीं, बल्कि दर्द पुराना है जो ट्रिपल तलाक कानून के समय से चला आ रहा। ये दर्द CAA बीजेपी शासित राज्यों में धर्मांतरण कानून के बाद बढ़ा। वक्फ आया तो दर्द और बढ़ गया, बल्कि अब तो वक्फ के बाद UCC की आहट ने ओवैसी की बेचैनी इतनी बढ़ा दी है कि उन्हें मजहबी ठेकेदारी छीनने का डर सताने लगा। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, हमारे मंच पर खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने UCC को लेकर अपना कमिटमेंट जाहिर कर दिया था। अमित शाह जी, आपने वक्फ बिल की बात करी, UCC इसके बाद आ जाएगा, एक के बाद एक। क्या वक्फ के पीछे पीछे UCC? नहीं, पीछे पीछे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से हम मानते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इस देश की संविधान सभा ने तय किया। कांग्रेस पार्टी संविधान सभा का स्पिरिट भूल गई, हम नहीं भूले। जो मार्गदर्शक सिद्धांत देश की विधानसभा और संसद के लिए बनाए गए, इसके अंदर है कि ये देश किसी अनुकूल समय पर एक ही कानून से चलना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। और मेरी पार्टी की स्थापना हुई तब से एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने नहीं कहा है कि हम UCC लेकर आएंगे। पीछे आगे क्या होता है, हमारा कमिटमेंट है। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। और हमने कहा था UCC लेकर आएंगे, UCC भी आएगा। तो क्या वाकई अमित शाह के UCC को लेकर दावे नहीं ओवैसी की नींद उड़ा दी है और इसीलिए वो मुस्लिमों को उकसाने के अपने मिशन में लगे हैं? उकसाने के लिए ओवैसी ने मीर जाफर से लेकर अल्लाह तक का नाम लिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। याद रखो, बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। जिस चीज का मालिक अल्लाह है
मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे, अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू। अल्लाह जिस जमीन का, जिस जायदाद का मालिक है, उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम औलिया अल्लाह के आस्थानों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वक्फ के बहाने सिर्फ ओवैसी उकसाने में नहीं लगे हैं। कल ओवैसी के मंच से शाही मस्जिद के इमाम मौलाना हसन हमूमी ने इसे वसूलों की जंग बताया, तो पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कानून के रद्द होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात दोहराई। ये जर की जंग है, न जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। अज़्म कीजिए, इरादा कीजिए कि जब तक ये पूरा कानून मुस्तरद नहीं हो जाए, हम अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह एहतजाज जारी रखेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। तो क्या मौलानाओं की ये ब्रिगेड सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक भी इंतजार के मूड में नहीं है? देश में जो ट्रिपल तलाक कानून के समय नहीं हो पाया, जो CAA कानून के समय नहीं हो पाया और जो राज्यों में धर्मांतरण कानून के समय नहीं हो पाया, वह वक्फ कानून पर UCC का डर दिखाकर करना चाहते हैं। इसीलिए कोर्ट के फैसले तक का इंतजार नहीं हो रहा। आज बिहार के किशनगंज में विरोध प्रदर्शन हो रहा। 22 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ कानून के विरोध में आयोजन है। 30 अप्रैल को रात 9 बजे आधे घंटे का ब्लैकआउट प्लान हो रहा। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े प्रदर्शन की योजना है। 18 मई को तेलंगाना आंध्र प्रदेश में राउंड टेबल मीटिंग होने वाली है। 22 मई को हैदराबाद और आसपास की महिलाओं का प्रोटेस्ट है। 25 मई को ह्यूमन चेन बनाकर विरोध जताना है और 1 जून को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में धरना प्रदर्शन का आयोजन है। मौलाना सड़क पर हैं, ओवैसी वक्फ के बहाने मोदी से टकराना चाहते हैं। इसके लिए मुस्लिमों को सरेआम उकसाने की पुरजोर कोशिशें भी हो रही, तो दूसरी ओर बीजेपी से जवाब भी आया। माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने 2 टूक कह दिया। यतीमों का हक मारने वालों का बुर्का फट चुका है और अब ये कहीं भी बचने वाले नहीं है। ऐसा कोई बचा नहीं है जिसको इन्होंने लूटा नहीं है। सबको लूटा इन्होंने, सब देख रहे हैं। नैतिकता की ये लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने वक्त की प्रॉपर्टी पर अपने महल खड़े किए हुए हैं। नैतिकता की ये लोग बात कर रहे हैं जो यतीम, बेसहारा और बेवाओं के हक को मार कर बैठे हुए हैं। इनका जो बुर्का है वो फट गया है। अब ये कहीं नहीं बच पाएंगे, ना हम मुसलमान भाइयों के बीच में, ना हम भारतीयों के बीच में, और ना अल्लाह के पास भी बच पाएंगे। तो क्या जमाल सिद्दीकी के मुताबिक ओवैसी जैसे नेताओं का बुर्का फट चुका है? मुस्लिमों की ठेकेदारी छिनती जा रही है। इसीलिए ट्रिपल तलाक, CAA कानून और धर्मांतरण कानून के समय देश के आम मुसलमानों ने मोदी सरकार का साथ दिया और दरअसल यही दर्द ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड को सताया जा रहा। इसीलिए वो वक्फ कानून के समय UCC का डर दिखाकर एक आखिरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश मुस्लिमों को मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा कर देने की, और इसीलिए कभी देश में कई शाहीन बाग बनाने की बात हो रही, तो कभी अल्लाह का वास्ता देकर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो भाई सवाल तो यही है कि सड़क पर है तो क्या सीधे मकसद है मोदी से टकराना, और दर्द क्या है, वक्फ विरोध का या फिर दर्द कोई पुराना जो अब निकलकर सामने आ रहा है? मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। तोहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नाजिया इलाही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, फैज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, नाहिद लारी खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी है MIM पार्टी को इनकी विचारधारा सपोर्ट करती है, नूर अहमद अजहरी साहब है जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत रियाज प्रतापगढ़ी आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई वक्फ का विरोध है या दर्द कोई पुराना है? क्योंकि आप हिजाब तक आपके नेता पहुंच गए, CAA तक पहुंच गए, और तो और डर UCC का दिखा रहे। क्यों है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इस देश में आंदोलन होते रहे हैं, बिलों का विरोध होता रहा है, किसान आंदोलन हुआ, दलितों का आंदोलन हुआ है, करणी सेना ने अभी दलित सांसद के घर पर पूरा धावा बोल दिया, कोई घबराहट नहीं है। लेकिन मुसलमान अगर कहीं इकट्ठा हो जा रहे हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिल जा रही है। और मैं बता दूं आपको, जब लोकतंत्र मजबूत होता है तो वहां जिंदा कौमें एहतजाज करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, विरोध प्रदर्शन करती हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी जिंदा है, मजबूत है, ये इसकी दलील है। ये सबूत है आपके सामने कि हम जो है एक जिंदा लोकतंत्र है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। विरोध प्रदर्शन से किसने मना किया? हमने कहा कि विरोध प्रदर्शन मत करिए जी, कहा किसी ने विरोध प्रदर्शन मत करिए? परेशानी क्या है? विरोध प्रदर्शन किसी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन मत करिए? यह सवाल अभी विरोध प्रदर्शन को लेकर पूछा गया था। सवाल तो बयान को लेकर था कि भाई वक्फ विरोध में एक जलसा कर रहे थे
और उस जलसे में वक्फ को लेकर बातें होनी थी, लेकिन हिजाब से शुरू हुए CAA तक आए और UCC तक पहुंच गए। वक्फ की चर्चा तो मुझे लगता है शायद कमी हुई। देखिए, सारे कवानीन जो आपने यहाँ अमेंड किए हैं या नए बनाए हैं, ये भारतीय मुसलमानों के हित में नहीं है। अरे इस अमेंडमेंट में CAA की चर्चा कहां से आ गई? अरे भाई, कल मंच से CAA हिजाब छिन रहा है, इसकी चर्चा की क्या जरूरत थी? किस महिला के सिर से हिजाब छिन गया? किस मुसलमान के सिर से हिजाब छिन गया? बोलने की आजादी है इस मुल्क में। हमारा संविधान हमको इजाजत देता है कि अपनी बात हम रख सके। हाँ, कुछ भी बोलते रहे। नहीं, बहुत सही बात है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो मनाए बोलेंगे, जितने भी जिसको मनाए उकसाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि कब्रिस्तान हमारा 7% है, मुसलमान कहां दफन होगा? मुसलमान जलाया नहीं जा सकता, उसको दफन होना इसी मिट्टी में। किस मुसलमान को दफन करने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली? नहीं, अधिकारी मिल राजीव रियाज प्रतापगढ़ी किस मुस्लिम को दफन करने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली? मुझे बताइए। मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपसे, मैं यही अर्ज कर रहा हूं। नहीं, अर्ज क्या कर रहा हूं? अर्ज नहीं कर रहे हैं साहब, आप भड़का रहे हैं। इसे अर्ज करना नहीं कहते हैं। आने वाले वक्त में जब जमीनें हड़प ली जाएंगी, सोच लिया आपने खुद से, सपना देख लिया राजीव रियाज प्रतापगढ़ी आपने कि कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी दफनाने के लिए आने वाले वक्त में? क्या सपने का आधार है? कोई नहीं जानता। भाई आपको बताऊं कि कब्रिस्तानों पर भी कब्जा कर रखा है लोगों ने। अरे तो जो कब्जा कर रखा है जाकर उसके खिलाफ खड़े हो जाइए, अदालत में केस कर दीजिए। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो वो पार्टी तो वकीलों से भरी पड़ी है, जाकर केस करिए ना, हमारे कब्रिस्तान पर कब्जा है, करिए अदालत में। हो रहे हैं राकेश भाई, लेकिन आपको बात पता है इस मुल्क में कानूनी प्रक्रिया इतनी मुश्किल है कि उसको नतीजा आते आते एक लंबा वक्त लग जाता है। सब विवादित हो जाएगा, सारी वक्त की प्रॉपर्टी आ गए। अब आप लाइन पर, मुसलमानों के पास। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, अब आप लाइन पर आ गए, और लाइन भाई ये है कि कोर्ट में चला गया मामला तो मानेंगे नहीं, हम सड़क पर ही रहेंगे, कोर्ट सुनवाई करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। नहीं, कोर्ट का पूरा सम्मान है, लेकिन सबसे ऊपर कार्यपालिका है। तो अभी क्यों कहा? न्यायपालिका से ऊपर जो है हमारा संसद है। हाँ, तो संसद से तो पास हो गया। नहीं, फिर तो संसद से पास हो गया राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, संसद से तो पास हो गया, पूरी मेजोरिटी के साथ पास हुआ, राष्ट्रपति ने बाकायदा हस्ताक्षर कर दिया, गैजेट भी जारी हो गया। मेजोरिटी के साथ इसको एबॉलिश किया जाएगा राकेश भाई। अरे तो जब किया जाएगा तब किया जाएगा, आने तो दीजिए पहले मेजोरिटी, आने तो दीजिए राजीव रियाज प्रतापगढ़ी पहले मेजोरिटी। लोगों को जगा के रखेंगे कि आपको इसका ठीक, मतलब एक लाइन की बात है, मतलब एक लाइन की बात है, ये कानून सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई दिखावा है, असल लड़ाई सड़क पर है, असल लड़ाई सड़क पर। ये जो तारीखें मैं बता रहा हूं ना स्क्रीन पर जो चल रही हैं कि 22 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 जून, असल लड़ाई ये है, कोर्ट वाला सिर्फ दिखावा है। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी आपके मन में जो बातें आपने कही है, रुक जाइए, तोहिन सिन्हा एक बात साफ है जो राजीव रियाज प्रतापगढ़ी ने कही कि भाई ये कानूनी लड़ाई दिखावा है, इनके हिसाब से ये सड़क पर जो चल रहा है वही असली लड़ाई है, और मकसद ये है कि एक एंटी मोदी मुस्लिम मोर्चा बनाकर रखा जाए। नमस्ते राकेश जी, देखिए ओवैसी जैसे लोगों के जमीन के नीचे से पैर खिसक चुकी है, जमीन खिसक चुकी है पैर के नीचे से, और इसीलिए ये आए दिन जो है बरगलाते लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज चिंता की बात यह है कि एक इसी प्रकार के जिहादी मानसिकता, जिहादी प्रवृत्ति वाले लोगों की एक नेटवर्क खड़ी हो गई है, और उस नेटवर्क में कौन कौन है? हफीजुल अंसारी, झारखंड के मंत्री जो है बयान देते हैं कि शरिया और संविधान की तुलना अगर करें तो शरिया उनके लिए ऊपर है। बंगाल में सिद्दीकुल्ला चौधरी की बात आप सुन चुके हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी कहते हैं, जो लाइब्रेरी मिनिस्टर है ममता बनर्जी के, कि ममता सीएमओ के ऑफिस से कॉल आया कि बहुत खुश है प्रोटेस्टर्स को देखकर। उसी प्रकार कबीर खान जो एक्स कॉर्पोरेटर है कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका में, कहते हैं कि हर जगह 8-10 लोगों को मारा जाना चाहिए था। अब सबसे पहले तो आप ये एआईएम के जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे पूछिए कि क्या वो हफीजुल अंसारी के बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या वो कबीर खान के बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ये पूरा जो नेटवर्क बन रहा है, इसके पीछे ममता बनर्जी और राहुल गांधी जो है वो छुपे हुए बड़े खिलाड़ी हैं, और
ओवैसी जो है, ओवैसी तो मतलब वो कोई खर्चीला खिला है, वो पैसे ही जो है वो उसको कोई काम धाम है नहीं। ओवैसी जी जो है वो हर बात को लेकर निकल जाते हैं, लेकिन जो बड़े दिमाग इसमें है वो ममता बनर्जी और राहुल गांधी के हैं। और जब तक ये एक्सपोज नहीं होते हैं, इस देश को जो है मुसलमान, इस देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है राजीव रियाज प्रतापगढ़ी आऊंगा, आप रिप्लाई करिएगा इनको। एक बार बाकी मेहमानों के पास चला जाऊं। सैयद जवाद हमारे साथ जुड़े हैं अजहरी जी की जगह, कोई उनके साथ नेटवर्क में दिक्कत है। अब मैं नाहिद लारी खान जी आपके पास आ रहा हूं। याचिका तो आपकी पार्टी के नेताओं ने भी दाखिल की है कोर्ट में। यहां तो राजीव रियाज प्रतापगढ़ी ये कह रहे हैं कि यह सिर्फ दिखावा है, कोर्ट में कानूनी लड़ाई तो बड़ी लंबी चलती है, असल लड़ाई तो यह सड़क पर है जो चल रही है, और असल लड़ाई का मकसद है अगले चुनाव तक माहौल बना के रखा जाए और मोदी को एंटी मुस्लिम साबित किया जाए। अपनी बारी पर बोलिएगा राजीव रियाज प्रतापगढ़ी। मैं वही कह रहा हूं जो आपने कहा, मैं वही कह रहा हूं जो आपने कहा, तो इसलिए बीच में नहीं। बोलिए नाहिद जी। नहीं पांडे जी, मैं आपकी बात सुन रही थी, जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए, आपने कहा। ठीक बात है, लेकिन जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, जब सख्त आदेश देने की बात कही माननीय उच्चतम न्यायालय ने, तो माननीय मोदी जी के नुमाइंदे ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा कि सख्त आदेश ना दीजिए, हम ये आपको आश्वस्त करते हैं, हम न्यायालय को आश्वस्त करते हैं कि सरकार इसको लागू नहीं करेगी। तुरंत माननीय न्यायालय ने इसको रिकॉर्ड में ले लिया। रिकॉर्ड में लेने का मतलब कि अब ये बिल लागू नहीं होगा फिलहाल। अब जब ये बात है तो क्यों, अगर विरोध से आपत्ति है, जैसा बीजेपी बार बार बोल रही विरोध से आपत्ति है, तो बीजेपी जब मामला विचाराधीन है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बीजेपी क्यों बार बार कह रही कि हम मुस्लिमों के घर जाएंगे और कानून के फायदे उठाएंगे। रोज अखबारों में आ रही, देखिए आज भी अखबार में आया कि मुसलमानों के घरों में जाएंगे और हम वक्फ के कानून के फायदे बताएंगे। क्या छपास की बीमारी होगी बीजेपी को? जब मामला विचाराधीन है तो बीजेपी क्यों उस पर बात कर रही है? या छपास की बीमारी होगी बीजेपी को कि मीडिया के माध्यम से छपते रहे, या फिर बीजेपी है इस प्रयास में कि मुसलमानों को उकसाएं, ज्यादा उकसाएं तो विरोध हो। तो आप ये समझिए। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कि विरोध क्यों हो रहा है, अरे भाई लोकतंत्र में सबको आजादी है विरोध करने की। 90% प्लस पीडीए समाज, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन शुरू दिन से इस बिल के खिलाफ थी और शुरू दिन से बता रहे थे कि बिल नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इस बिल को लेकर आए, तो जाहिर सी बात है इस बिल का विरोध होगा। अभी मैं सुन रही थी, आप दिखा रहे थे कि अमित शाह जी बता रहे थे कि स्थापना दिवस की अपनी बात कर रहे थे। अरे स्थापना दिवस तो 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में हुआ ही था बीजेपी का। जब क्यों हुआ था? क्योंकि पिछड़े दलित आदिवासियों के विरोध में हुआ था बीजेपी का स्थापना 6 अप्रैल को, कि पिछड़े दलित समाज के लोग जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे वो आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी हो, चाहे वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हो। कह रहे थे शाह जी के राम मंदिर उन्होंने बनाया, राम मंदिर उन्होंने बनाया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहती हूँ कि संज्ञान ले, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चलिए ना, अभी आप बहुत दूर तक चली गई नाहिद जी, आप बहुत दूर तक चली गई। मैडम मैं दो बातें कहता हूँ, मैडम मैं 2 बातें कहता हूँ। अरे आपने दिखाया। हाँ सुनिए, मैंने 2 मिनट आपको सुनाना, अब एक क्रॉस क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ूंगा। अब सुनिए मैडम 2 बातें। एक तो मैं पहले फैक्ट चेक कर दूं, कानून पर किसी तरीके की रोक नहीं है, पहला फैक्ट चेक। दूसरा फैक्ट चेक आपको बताता हूं, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया कि हमें 7 दिन का जवाब दाखिल करने के लिए समय दीजिए। हम ये आश्वस्त करते हैं कि तब तक वक्फ बाई यूजर के प्रावधान कोई स्टेटस हम चेंज नहीं करेंगे और बोर्ड में किसी तरीके की कोई नियुक्ति नहीं होगी। इन दोनों स्टेटमेंट को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया और कोई आदेश दिया नहीं। और 5वां नहीं, तो कानून पर रोक नहीं है इन 2 प्रावधानों को छोड़कर। तो गलत बातें देश के सामने नहीं नाहिद जी, थोड़ी सी तैयारी के साथ। मैं बस इस चीज को दुरुस्त करना चाहता था। नहीं, बिल्कुल मैंने कहा जब मामला विचाराधीन और फिलहाल इस पे रोक लगाई गई है। नहीं, रोक नहीं लगी है ना, यही तो बात है कि नाहिद जी रोक नहीं लगी है ना, रोक नहीं लगी है। ये 2-3 बातों को छोड़कर कोई रोक नहीं लगी है, यही बात नाहिद जी आपको समझा रहा हूं मैं। तो कोई गफलत में ना रहे कि रोक लगी है इन 2-3 बातों को छोड़कर। प्राइमा फेसिया तो माननीय सुप्रीम, अब आप मान लीजिए प्राइमा फेसिया तो कोई कुछ भी मान सकता है। आपका अपना नैरेटिव होगा, तुहिन सिन्हा का अपना नैरेटिव होगा, राजीव रियाज का अपना नैरेटिव होगा, नाजिया का अपना होगा। यहाँ पर जो बैठा सब अपना नैरेटिव लेकर चले आए। चलिए आप बोल लीजिए। नहीं, मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं। और क्या ये फैक्ट गलत है नाजिया? आपको जब बोलने नहीं देना, नहीं बोलने देना है। मैंने 2-2.5 मिनट मैडम आपको बोलने दिया, लेकिन गलत बातें देश के सामने नहीं।
नाजिया, क्या मैंने गलत बात नहीं कही? तो आप राकेश जी, आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को हर हर महादेव, वंदे एक मिनट मातरम, रुकिए, संविधान की जय, नाजिया 10 संविधान सेकंड, नाजिया मानने 10 वालों को मैं जय सेकंड, नाजिया 10 सेकंड, 10 सेकंड, नाहिद जी बताइए, 30 सेकंड में बताइए मैंने क्या गलत बोला। भारत रखने से मतलब ये नहीं कि आप देश हित की बात कर रहे हैं। अरे तो बताइए ना, क्या गलत कहा, क्या गलत कहा? मैं आपको चैलेंज देता हूं। व्यापार बढ़ाने की बात कर रहे हैं नाहिद जी, भारत रखने से आप भारत हित की बात नहीं कर रहे, देश हित की बात। तो समाजवादी पार्टी नाम रख लेने से भी आप समाजवादी नहीं हो गई। सुनिए नाहिद जी, समाजवादी पार्टी नाम रख लेने से भी समाजवाद के सिद्धांतों पर आप चल लेंगे, ये कोई कहीं स्टैम्प पेपर पर नहीं लिख दिया गया। तो हमारे चैनल के नाम पर मत जाइए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मैं आपको बीजेपी का बात करिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। बीजेपी नहीं, मैं आपको समय दे रहा हूं और मैं बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। आपको जितना समय हो लीजिए, और मैंने क्या गलत कहा उसको साबित करिए देश के सामने। आपका समय अब शुरू होता है, चलिए बोलिए। अरे मैंने आप मुझे मिसकोट करें, मैंने तो कहा फिलहाल रोके, लेकिन फिर भी कानून पर रोक नहीं है मैडम, आपने बार-बार मिसकोट किया। क्यों मिसकोट कर रहे हैं? आप गलत बोल रही है, कानून पर रोक नहीं है। अरे 2-3 बातों को छोड़कर जो सरकार का नुमाइंदा है, मोदी जी का नुमाइंदा, जो बैसाखी की सरकार चल रही है, उनके नुमाइंदे नहीं समझ पा रहे हैं इस कानून को, वो नहीं समझा पाए माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस कानून में। अरे उसी लिए बीजेपी का क्या नाम है? बीजेपी का नाम है बड़का जहन्नुमी पार्टी, बीजेपी। तभी रोज जहन्नुम की बातें करते हैं, इनको मालूम है सबको जहन्नुम जाना है। बीजेपी के लोगों को मालूम है कि हमें जहन्नुम जाना है। और समाजवादी क्या है? समाजवादी स्वर्ग वाली पार्टी है, स्वर्ग बनाने वाली पार्टी, सपा स्वर्ग वाली पार्टी है। हम लोग सब स्वर्ग बना हुआ है देश को, प्रदेश को। अब रुकिए मैडम, देखिए 1 मिनट मैंने आपको समय दिया मैडम, 1 मिनट समय दिया। आप मैंने क्या गलत बोला ये आप साबित नहीं कर पाई। अब चलिए नाजिया, जो बातें इन्होंने कही हैं, पता नहीं जहन्नुम कौन जाएगा, पता नहीं ये नाहिद जी सर्टिफिकेट देने लगी, कौन स्वर्ग में कौन नरक में जाएगा। अरे वो बीजेपी। राकेश जी, इनको चुप कर रही है प्लीज, दूसरे भी बोलेंगे, सिर्फ समाजवादी थोड़ी बोलेगा, नमाजवादी पार्टी थोड़ी बोलेगा। राकेश जी, ऐसा है कि वक्फ एक बहाना है। नाजिया को थोड़ा सुनिए जी। राकेश जी, ऐसा है, वक्फ एक बहाना है गजवाए हिंद असदुद्दीन अवैसी को करवाना है, मासूम मुसलमान बच्चों को आतंकी बनवाना है, वक्फ की मलाई खुद खाना है और 71 फिरकों का हक कटवाना है। मेन यही बात है। अब यहाँ पर जो न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका की बात हो रही है, 2 मुद्दों पर मना किया गया है। एक, डिनोटिफाइड करने के लिए और दूसरा किसी को अपॉइंट करने के लिए। पर ये सेम बात हमारे लोकतंत्र के मंदिर में अमित शाह जी भाई ने कह दिया था कि इस किसी को अपॉइंट करना या डिनोटिफाइड करना, ये दोनों प्रोसेस में कम से कम 1 साल 1.5 साल लगेगा। अगर इन दोनों चीजों को अप्रूवल 5 मई को सर्वोच्च न्यायपालिका दे भी देता है कि आप अपॉइंट कर दीजिए या डिनोटिफाइड कर दीजिए, तो भी ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। और देखिए, आश्चर्यचकित बात है राकेश जी कि जो लोग वक्फ बोर्ड की कमेटी में हिंदुओं को रखना नहीं चाहते, उनके पास 2 मुसलमान अच्छे वकील नहीं मिले, हिंदू वकीलों के ही कंधे पर सारा बागडोर दे दिया कि सर्वोच्च न्यायपालिका से मेरे लिए लड़ो और हिंदुओं के खिलाफ लड़ो। अब आती है तीसरी बात कि असदुद्दीन अवैसी की हैदराबाद ओल्ड सिटी में जो इस्लामिक मजलिस हुई है, वो नारे तकबीर के नारे पर हुई है। मुझे याद आ गया राकेश जी कि नारे तकबीर का नारा तब लगा था जब इमाम हसन हुसैन का गला काटा गया था, जंगे करबला में मुसलमानों ने काटा था और नारे तकबीर के नारे पर काटा था। और असदुद्दीन अवैसी जो कासिम रिजवी की रजाकारी पार्टी चला रहा है, दिसंबर 1946 में कायम हुई, वो क्या कर रहा है? 71 फिरकों का इस्लामिक हक और 71 फिरकों का संवैधानिक हक काटने के पीछे लगा हुआ है। ये जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हैं, क्या ये मेरे को बता सकती हैं कि वक्फ आल औलाद ये समझती हैं, वक्फ बाय यूजर ये समझती हैं, वक्फ कितने तरीके का होता है जो कुरान में मेंशन नहीं है पर शरिया में मेंशन है, क्या ये एक्सप्लेन कर सकती है? बताइए। चलिए, नहीं नाजिया रुक जाइए। आपने नाहिद को पॉइंट करके सवाल पूछा, मैं सैयद जवाद पर जाना चाह रहा था। नाहिद जी समय दे रहा हूं मैं, अरे समय दे रहा हूं। सैयद जवाद थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए भाई, आ रहा हूं। नाहिद जी बोलिए। नहीं वक्फ भाई, इनसे कहिए, अपने जो तथाकथित लोगों को आप बैठाते हैं, इस तरह के लोगों को, इनसे कहा करे कुछ पढ़ कर आया करे। बताइए, हम लोग से पूछ रहे कि हम बता दें, हम इनको सिखाएं। अरे तो आप बैठिए ना, मुझे तो पता है वक्फ अल औलाद। अरे वक्फ अल औलाद पूरा कुरान पता है, मुझे तो पूरा संविधान पता है। नहीं पता, इसीलिए तो पूछ रहे हैं हमसे। कैसे जाहिल लोगों को आपने बैठा दिया है, कैसे जाहिल
देखिए बोलने नहीं दे रही अच्छा है। रुकिए, नाजिया देखिए, नाजिया बोलने नाजिया नहीं 30 दे सेकंड रही उनको है, दीजिए चिल्ला बोलने के रही लिए। नाजिया 30 सेकंड दीजिए, अब बोलिए। आप बोलने नहीं दे अरे रही नहीं है। नाइट जी, मैं बीच में आया ना, आप बोलिए, आपका समय, बोलिए। देखिए वक्फ अलल, शुक्रिया शुक्रिया। देखिए वक्फ अलल औलाद ये होता है कि आल जब औलाद कोई संपत्ति जो बोलना भी नहीं आ रहा। वाकिफ होता है वो अपनी संपत्ति वक्फ अलल औलाद इसलिए करता है कि जनरेशन टू जनरेशन वो संपत्ति बेच नहीं सकते, वो संपत्ति से वो रेंट पे चला सकते, वो उसमें रह सकते उस संपत्ति में, या संपत्ति को रेंट पे उठा सकते, उसको बेच नहीं सकते। ये होता है वक्फ अलल औलाद। और रही बात मसाजिद की या कब्रिस्तान की, मसाजिद की अगर आप बात समझ लें, जो जितनी भी मसाजिद हैं ये ऑटोमेटिकली वक्फ में शामिल हो जाती है, इनको वक्फ में वक्फ करना नहीं पड़ता। जितनी भी मसाजिद है वो सारी वक्फ में शामिल हो जाती है। कब्रिस्तान क्या, कब्रिस्तान वंस अ ग्रेवयार्ड इज ऑलवेज अ ग्रेवयार्ड, ये मेरी रूलिंग नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अब ये क्यों बीच में बड़बड़ बोल रही है? क्या प्रॉब्लम है? मुंह में कोई बीमारी हो गई? नहीं प्लीज, ऐसी या बात ये नहीं। जाए डॉक्टर के पास अगर दिमागी अरे नाइट जी, संतुलन नहीं अरे ठीक नाइट है, जी, ऐसी बात थोड़ी वैसे नहीं तो ठीक लगती बीजेपी है। का पूरे आप बीजेपी दोनों का महिलाएं दिमागी एक दूसरे का संतुलन ठीक सम्मान नहीं है। करिए, मस्तिष्क ऐसे अच्छा जो है, थोड़ी नहीं लगता है देश के दिमाग जो सामने। है बुरी तरह से प्लीज खराब हो 20 रखा है। सेकंड और भाई लीजिए, डॉक्टर के 20 पास सेकंड जाएं, और लीजिए नाइट जी, अपनी डॉक्टर बात के पास रखिए, जाएं, डॉक्टर फिर मैं ही आगे इलाज बढ़ रहा हूँ। कर प्लीज सकता है। नाजिया रुक जाइए, चलिए 20 सेकंड और मैं आपको देता हूँ, बोलिए नाइट। नहीं, दूसरा मैं बता रही हूँ, कब्रिस्तान की बात बता रही हूँ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वंस अ ग्रेवयार्ड इज ऑलवेज अ ग्रेवयार्ड। अब आप बताइए कि जो बात बीजेपी कर रही है कि गरीबों को इससे मदद दिलाएंगे, तो आपको ये बता दूं वक्फ की संपत्ति तमाम ऐसी है, जो यतीम खाना, यही मैं लखनऊ में बैठी हूँ, पास में अमीनाबाद है, वहां पर यतीम खाना है, तमाम एजुकेशनल सेंटर्स खुले हैं, चाहे आप करामत गर्ल्स डिग्री कॉलेज ले लीजिए, तालीम का निस्बा ले लीजिए, सुन्नी डिग्री कॉलेज ले लीजिए, शिया डिग्री कॉलेज, ये लखनऊ की मैं अपने आसपास घर की बात अभी मैं दोबारा आऊंगा नाहिद जी, मैं दोबारा आऊंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा तो यही नाजिया से सुनवा दूंगा कि कितने मुसलमान इससे पीड़ित हैं और कितनों की संख्या में मुसलमानों ने केस करके रखा हुआ इस वक्फ के खिलाफ। अब सैयद जवाद आपके पास आ रहा हूँ और कहां से पीड़ित हैं? हाँ तो ठीक है ना, वो भी फैक्ट सामने लाते हैं ना। रुक जाइए, अब मत कह दीजिएगा कि वो मुसलमान नहीं और परिभाषा से बाहर कर दिया। अब रुक जाइए नाहिद, कैसे पीड़ित है? ठीक है नाहिद जी रुक जाइए, ये आप थोड़े नहीं तय करेंगे, कोई थोड़े नहीं तय करेंगे। मर्डर का कानून बना हुआ है, ठीक है रुक जाइए, रुकिए। अब सैयद जवाद कल एक हैदराबाद में जलसा था और जलसा था कि वक्फ के विरोध में एक मीटिंग कर रहे हैं साहब। मीटिंग थी, ठीक थी, अपनी अपनी तकरीरें होनी थी, वो भी ठीक थी, लेकिन उसमें सीएए से बात शुरू हुई, हिजाब छीना जा रहा है उसकी बातचीत आ गई, उसमें CAA की बातचीत आ गई, उसमें धर्मांतरण विरोधी कानून की बातचीत आ गई, यूसीसी का डर दिखा दिया गया। तो क्या वक्फ के मौके का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो CAA पर नहीं हुआ, जो धर्मांतरण कानून पर नहीं हुआ, जो ट्रिपल तलाक में नहीं हो पाया, वो वक्फ के नाम पर देश में हो जाए? जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। मैं तो बारहा तौर पर बोलता हूँ कि देश में यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ, यहाँ के दलितों के खिलाफ, यहाँ के ओबीसी समुदाय के खिलाफ जो है वो अब इस देश में इंसाफ उस तरीके से नहीं होता जैसे और तरीके से होता है। इस देश में नो जस्टिस फॉर मुस्लिम, दलित एंड ओबीसी। मुझे इतनी बात अपनी कहनी, और मैं कुछ लोगों के साथ राकेश भाई डिबेट करना किसी टेलीविजन पर पसंद नहीं करता हूँ, और मैं कई बार कह चुका हूँ कि कुछ लोग अगर डिबेट में बैठते हैं तो कृपया करके अपनी बात रखिए ना मेरे भाई। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार एक मुसलमान का नाम बताइए ना जिसको इस सिस्टम में जस्टिस नहीं मिला, उसके साथ अन्याय हो गया। एक मुसलमान का नाम बताइए, इतना ज्ञान आपने देना शुरू कर दिया। एक मुसलमान का नाम बताइए। अब फिर अब ये बात थोड़ी नहीं ठीक लगती है। जिन लोगों को मैं आपके प्रवक्ताओं से निवेदन करता हूं, तो जिससे आपको नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर आपको इस पैनल पर किसी एक इंसान से दिक्कत है, मत उससे बातचीत करिए। सैयद जवाद को मेरे साथ स्क्रीन पर रखिए। सैयद जवाद, मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूँ, रुकिए। अरे रुकिए ना, सैयद जवाद को मेरे साथ स्क्रीन पर लाइए। सिर्फ सैयद जवाद, फैज खान और मुझे स्क्रीन पर रखिए। रुक जाइए। अरे सैयद जवाद, मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूँ, रुक जाइए। सुनिए, अब सैयद जवाद, फैज खान और मुझे स्क्रीन पर रखिए। इन 3 लोगों को स्क्रीन पर रखिए। सैयद जवाद सुनिए ना, ये चौक चौराहों की बातचीत मत किया करिए, सवाल पर आइए। मैंने सिर्फ मैं इज्जतदार, सब यहाँ पर इज्जतदार बैठे हैं, बिना इज्जत वाला यहाँ पर कोई नहीं बैठा है। तो किसकी क्या इज्जत है ये सैयद जवाद आप परिभाषा से मत क्या करिए। फिलहाल सिर्फ 3 लोग स्क्रीन पर हैं। सैयद जवाद आप स्क्रीन पर हैं, मैं स्क्रीन पर हूं और फैज खान स्क्रीन पर हैं। सिर्फ ये 3 लोग स्क्रीन पर रहेंगे। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मुसलमान का नाम लीजिए जिसको इस सिस्टम में जस्टिस नहीं मिला। आपको चैलेंज देता हूं, एक मुसलमान का नाम लीजिए। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में लोग हलफनामा दे करके आए थे, वो मस्जिद कैसे उड़ गई?
मुसलमान का नाम लीजिए जिसको जस्टिस नहीं मिला, सैयद जवाद। बाबरी पर मत जाइए, अभी उसका भी न्याय हुआ है देश की सबसे बड़ी अदालत में। तो एक मुसलमान का नाम लीजिए जिसको इस सिस्टम में जस्टिस नहीं मिला। तोड़ा जाना, स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लीजिएगा, स्ट्रक्चर को तोड़ा जाना है क्रिमिनल ऑफेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना मेरे भाई, सैयद जवाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना कि आगे क्या करना है, आप नहीं तय करेंगे कहीं बैठकर। दूसरा एग्जांपल नहीं, मुसलमान का नाम लीजिए। आपने सैयद जवाद कहा था, सैयद जवाद, मैं बातों को बहुत पकड़ता हूं, आपको पहले बता दे रहा हूं। आपने कहा इस देश में मुस्लिम ओबीसी को नो जस्टिस सिस्टम है। एक मुसलमान ओबीसी का नाम लीजिए जिसको जस्टिस नहीं मिला और देश की अदालत में वो गया। वी आर आस्किंग फॉर द जस्टिस। एक मुसलमान, एक ओबीसी का नाम लीजिए सैयद जवाद जिसको इस देश में अदालत में जाने के बाद जस्टिस नहीं मिला। अरे जस्ट होल्ड डाउन, मैं बोल रहा हूँ राकेश, जस्ट होल्ड डाउन। मैं कह रहा हूं, अभी आप कह रहे थे कि इस देश के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट, अदालतें, इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था है, इस देश के अंदर संसद है, कानून पारित होता है। तो बताइए 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इसी देश की संसद ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट कौन लोग पहुंच गए कि नहीं मानेंगे हम 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को। अरे इसी देश की, ओ मेरे भाई सैयद जवाद, अरे सैयद जवाद थोड़ा सा ईमान रखा करिए मेरे भाई, आप मुसलमान हैं, थोड़ा सा ईमान रखा करिए। इसी देश की संसद ने ये अभी कानून बना दिया, वक्फ संशोधन कानून बना दिया, अब अदालत पहुंच गया कि नहीं मानेंगे। अरे सुनिए ना सैयद जवाद, अरे सैयद जवाद ये डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। किसी मस्जिद और सैयद जवाद उसमें डेडलाइन चेंज, अरे सैयद जवाद सुनिए, डेडलाइन ये है कि 1947 से लेकर के अब तक एक डेडलाइन दी है ना। आप बताइए इस कानून के अंदर कहां डेडलाइन दी गई है? अब सुनिए ना, अब सुनिए ना, अब सैयद जवाद सुनिए। अरे मेरे भाई सुनिए, मेरे भाई सुनिए, अरे सुनिए ना, अभी मैं वर्शिप एक्ट, सुनिए ना, सुनिए, अभी मैं वर्शिप एक्ट के एक्सेप्शन पर आपसे बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन आपने कहा ना कि देश की एक संसद ने कानून बनाया, कुछ लोग कोर्ट में चले गए कि नहीं मानेंगे। मेरे भाई देश की संसद ने वक्फ संशोधन कानून भी बना दिया, यहां मुंह उठाकर 120 से ज्यादा याचिकाएं हो गई है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं मानेंगे। जाकर कहिए हटाओ याचिका, जाकर कहिए हटाओ याचिका, कहेंगे आप, कहेंगे आप कि हटाओ ये सारी याचिकाएं, हटाओ ये सारी याचिकाएं, कहेंगे आप इनसे? सुप्रीम, अरे निशिकांत दुबे तो धमका रहे हैं। भागिए नहीं, भागने नहीं दूंगा। निशिकांत दुबे ने जो कहा वो गलत कहा, निशिकांत दुबे ने जो कहा गलत कहा, बीजेपी ने उसे खारिज भी कर दिया है, किनारा कर दिया है, निजी बयान बता दिया है, और मैं यहां से भी कह रहा हूं कि गलत है। लेकिन पहले आप बताइए सैयद जवाद, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा भाई, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं सैयद जवाद ना, आगे नहीं बढ़ूंगा सैयद जवाद। सैयद नहीं होता है, अब मैं फैज खान को लाता हूं, रुकिए फैज खान। वर्शिप एक्ट इस देश की संसद से कानून बना तो सैयद जवाद को बड़ा ऑब्जेक्शन है कि भाई कोर्ट में क्यों चैलेंज दिया जा रहा, क्यों कोर्ट में जाकर लोग कह रहे कि मानेंगे नहीं। इसी देश की संसद में वक्फ संशोधन कानून भी बन गया, लेकिन 100 से ज्यादा याचिकाएं चल गई, उनमें से एक को सैयद जवाद कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हटाओ याचिका। कहां से? देश की संसद से बना कानून है। अब जुबान सिल गई सैयद जवाद की। फैज खान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। राकेश पांडे भैया, एक पेज के दोनों तरफ पीटीओ लिख दो तो इस समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। जब कोर्ट में कोई कानून आता है और जब कोर्ट में कोई फैसला आता है इनको खिलाफ लगता है तो ये संसद जाते हैं शाहबानो वाले मामले में, और संसद कोई कानून बनाती है और उनको लगता है कि ये इनके खिलाफ है तो वे जाते हैं कोर्ट। तो ये जीवन भर ऐसे ही भटकते रहेंगे, इसको चक्रक दोष कहते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, कहते हैं एक मुसलमान दिखाओ जो इसके समर्थन में, हम कहते हैं जी हम इसके समर्थन में हैं, तो कहते हैं जी ये संघी है, ये दलाल है, ये उल जलूल बात करते हैं। उसके बाद संसद में यदि कोर्ट इसको पास कर देता, फाइनली पास कर देता, कहते मोदी सुप्रीम कोर्ट पर हक जमा कर बैठा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही है विरोध में तो कह रहे हैं जी मोदी सरकार फेल हो गई। इसी के साथ यदि जीत जाते हैं चुनाव में तो ये कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया और मोदी जीत गए ईवीएम हैक करके, और मोदी जी की पार्टी कहीं हार जाती है तो कहते हैं जी ये हार गए। मतलब अनवस्था दोष से ग्रस्त है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गरीब मुसलमानों को उनका हक देने के लिए अल्लाह ने श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा है, नहीं तो बच्चियां यहाँ मुताह का शिकार है हैदराबाद में। ओवैसी पार्टी खुद मुताह करवाती है और शेख यहाँ से आते हैं बच्चों को 1-2 महीने के लिए खरीदते हैं। कर्नाटक के वो 100 हिंदू युवाओं को सैल्यूट करता हूँ कि जिनके बीच से एक हिजाब वाली मुस्लिम लड़की अल्लाह अकबर कहकर निकल जाती है, उन हिंदू युवाओं को सैल्यूट करता हूँ। और मुस्लिम बच्चियों की बात करने वाले, मुजफ्फरनगर में 6 लड़के सरताज, शादाब, उमर, अर्श, शोएब ने 20 सड़क पर एक मुस्लिम
मुस्लिम लड़की का हिजाब खींचा, ओवैसी और उसके पिताजी में दम नहीं था। अच्छा सुनिए, फैज खान कह रहे हैं मुसलमानों को फायदा क्या मिल रहा है, 5 फायदे कह रहे हैं, गिनवा दीजिए। हाँ, हम बता रहे हैं अभी तक केवल 126 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, रेलवे और सेना के बराबर जमीन थी, लेकिन अब 12,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा, जो कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट खुद कह रही है। और अब गरीब मुस्लिम महिलाओं को, बच्चों को स्कूल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे और अस्पताल मिलेंगे, और कौशल भारत कुशल भारत योजना के तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी बहुत सारे इदारे ऐसे खुलेंगे जहां पर वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। तीसरी बात, बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी को, मदरसों को, खानकाहों को, दरगाहों को। अच्छा सुनिए, एक मिनट में बीच में आता हूं, मैं बीच में आ रहा हूं, फैज खान रुकिए, मैं डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहता हूं। अरे सैयद जवाब सुनिए ना, सैयद जवाब सुनिए, सैयद जवाब सुनिए, सैयद जवाब सुनिए, अरे सैयद जवाब सुनिए। और मुसलमान सुरक्षित नहीं, मैं दोबारा अपने सवाल पर आता हूं। शर्म की बात है, हिंदुस्तान मुसलमानों के सैयद जवाब सुनिए, सैयद जवाब सुनिए। 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जिसको आप लोग बार बार हवाला देते हैं, वो सच्चर कमेटी ये कहती है कि देश में वक्फ संपत्तियां 2006 में 5 लाख थी, कमाई 12,000 करोड़ होनी चाहिए थी, सिर्फ 163 करोड़ थी। क्यों भाई, कभी पूछा आपने ये कमाई इतनी कम कैसे हुई? आज वक्त संपत्तियां 8,72,000 है, उसी फॉर्मूले के हिसाब से 20,000 करोड़ कमाई होनी चाहिए थी, 200 करोड़ की कमाई हो रही है। कभी पूछा कि ये कमाई इतनी कम क्यों हो रही है? कौन बैठा हुआ है कब्जा करके? मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरे नहीं, ये मेरे डिबेट का टॉपिक नहीं है। मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। सैयद जवाब नहीं, सैयद जवाब CAA, धर्मांतरण कानून, हिजाब छीनने की बातचीत, यूसीसी का डर दिखाने की बातचीत, मसला विरोध का नहीं है। मसला वक्फ में विरोध खामियां ढूंढने का नहीं है। मसला इस देश में मुसलमानों को किसी तरह सड़क पर लाने का है। बजट ही है, 12,000 करोड़ रुपए कहां से आ जाएगा? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को बजट ही इनको तकलीफ हो रही है कि क्यों 150 से 12,000 करोड़ रुपए हो जाएगी, गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल जाएगा। इसीलिए बार-बार सीए के नाम से डर दिखा रहे हैं, हिजाब के नाम से डर दिखा रहे हैं। राजीव रियाज को लाइए, सुरक्षित कह रहे हैं। अब रुक जाइए, हो गया, आप दोनों लोग शांत रहेंगे, आप दोनों लोग शांत रहेंगे। चलिए एक मिनट, तोहिन भाई, बहुत सारी आपने बातें सुनी, मकसद सिर्फ एक ही है। अरे मत भागिए सैयद जवाद, अभी एक मुसलमान का नाम खोज कर लाइए। नहीं, किसी के साथ नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन आपको एक मुसलमान, एक ओबीसी का नाम बताकर जाना होगा, जिसको सिस्टम में, अदालत में जाने के बाद भी न्याय नहीं मिला। नाम खोजिए, गूगल करिए, जहां से रिसर्च निकालिए, और नहीं तो माफी मांग के जाइएगा। रुक जाइए यहीं पर, भले किसी के सवाल का जवाब मत दीजिएगा, लेकिन खोजिए, हाँ खोजिए, एकदम खोजिए, हाँ खोजिए ना, खोजिए। अब तुहिन सिन्हा, कोशिश सिर्फ एक है, चाहे हैदराबाद में और चाहे लगातार विरोध प्रदर्शन जो सड़क पर है, किसी भी तरीके से बड़ी संख्या में मुसलमान सड़क पर उतर जाए। इकोसिस्टम था जो वक्फ की एवज में गरीब मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। आपको याद होगा 2018 में एक कर्नाटक असेंबली के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई थी, विलंबित रिपोर्ट थी, 2011 की रिपोर्ट थी। उसमें किन लोगों का नाम आया था वक्फ की संपत्ति हड़पने में? कांग्रेस के आला बड़े नेताओं का नाम आया था, एमएलए का नाम आया था, वर्तमान अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी का, उनका भी नाम था। अकबर डंपी अहमद, उनका नाम था, उत्तराखंड में आरोप थे उनके ऊपर वक्फ की जमीनें हड़पने में। और मुझे यकीन है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी इसी प्रकार की गंदी हरकतें करते हैं, जो गरीब, जो वंचित मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए। और यही लोग सबसे ज्यादा आक्रोशित है आज, क्योंकि इनकी जो बपौती है, इनका जो एक मालिकाना अधिकार था जो सालों से चला आ रहा था, जिस पर निरंकुश चला आ रहा था, उस पर अब रोक लगा दी गई है। तो मुझे नहीं लगता, बल्कि जो 40,000 केसेस पेंडिंग थी भारत के तमाम कोर्ट्स में, जो 40,000 केसेस पेंडिंग थी वक्फ के विरुद्ध, उसमें 10,000 तो गरीब मुसलमानों के थे। तो वो मुसलमान तो बहुत खुश है आज, वो जानते हैं कि उनको इंसाफ मिल रहा है सालों के बाद। लेकिन ये लोग जो है, ये सबसे ज्यादा जो है, जो ठेकेदार बन के बैठे हैं मुसलमानों के, ये लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। यही लोग आज जो है पूरे देश में जो है आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी। अच्छा चलिए बोल लीजिए, सैयद जवाद 20 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर आ रहा हूं। हाँ बोलिए। अच्छा, आपने जवाब माना था, ये बताइए जक्किया जाफरी को इंसाफ मिल गया था? क्या हुआ था? बिल्किस बानो का आज भी इंसाफ मिल गया? अरे तो बिल्किस बानो की जो आपत्ति थी, कोर्ट ने उसे सुना ना, कि नहीं सुना? या फिर आप शाहबानों की तर्ज पर इंसाफ चाहते हैं कि देश की अदालत कुछ कहे और जाकर संसद में उसको पलट दिया जाए, और सिर्फ इसलिए कि मेंटेनेंस ना देना पड़े?
तो सैयद जब आप एक बात कहते हैं उस सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं, तो सिक्के के दूसरे पहलू पर पहले चले जाया करिए। वर्शिप एक्ट चैलेंज हो गया, जाकर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं चाहिए कानून, अदालत में जाकर कह रहे हैं आपको दिक्कत है, यहां संसद से बना कानून के विरोध में याचिका दाखिल हो जाएगी, उससे आपको बड़ी खुशी है। अब रुक जाइए, आपने अपना 20 सेकंड इस्तेमाल कर लिया, अब रुक जाइए। सैयद जवाद आपने अपना 20 सेकंड इस्तेमाल कर लिया कुतरके के सहारे, अब रुक जाइए। सैयद जवाद प्लीज ऐसे नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, रुक जाइए, और रुक जाइए, रुकिए ना प्लीज। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, वक्फ विरोध में कोर्ट, आप कह रहे हैं कानूनी लड़ाई बड़ी लंबी चलती है भाई, इसलिए सड़क पर ही रहेंगे, सड़क से तो हटेंगे नहीं, ब्लैकआउट करेंगे, रात को 10 मिनट के लिए पूरे देश में अंधेरा करेंगे, लाइट बंद कर दो, कोर्ट को दिखाएंगे कि हम तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे हैं। आपके घर में अंधेरा थोड़ी करेंगे, हम कर दीजिए हिम्मत। है क्या हिम्मत? करेंगे, गरीब मुसलमानों के घर में ही अंधेरा करेंगे। नहीं, एक मिनट रुकिए, शर्म आनी चाहिए। रुकिए, अरे सुनिए राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, आपकी हिम्मत नहीं है मेरे घर में अंधेरा करने की, आई बात समझ? तो मेरे घर पर मत आइए ना, मैं आपके घर में बैठा हूं। जी भाई बोलिए। मैं कह रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं, हाँ बोलिए। आपकी इजाजत से 10 सेकंड में किसी का आप 30 सेकंड लीजिए, आप 30 सेकंड लीजिए। जी, एक बात यहां से, हमारी बहन यहां सपा की यहां बैठी हुई है, इनके बड़े दर्द हो रहा है कि बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री और चरण सिंह को प्रधानमंत्री नहीं रहने दिया गया। ये इतनी दलित विरोधी पार्टी है कि इसने जो है दलितों के प्रमोशन के रिजर्वेशन के बिल फाड़ा और दलितों अरे ना, टॉपिक इधर उधर मत करिए, टॉपिक इधर उधर मत करिए प्लीज, ना टॉपिक ना, डिरेल नहीं करने का है। नाइट जी भी हंसने लगी, वो भी हंसने लगी, तो टॉपिक की मदद कर रहे हैं। नहीं छोड़िए ना, बीजेपी की मदद कर रहे हैं, डिरेल ही नहीं करने देने का है, डिरेल ही नहीं करने देने का है, काउंटर करना जरूरी था। अच्छा चलो, ये दोनों एक दूसरे की कह रहे हैं बीजेपी की मदद कर रहे हैं, ठीक है, काम है उनका। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं भाई, अब विरोध कैसे करें? हम अपने घर की लाइट बुझा दें तब आपको परेशानी है, हम कहीं इकट्ठा करके जलसा कर ले। अरे मेरे भाई, मैंने कब कहा कि आप अपने घर की लाइट मत बुझाइए? आपने कहा कि आपके घर में अंधेरा थोड़े नहीं करने आ रहे, तो मैंने कहा कि मेरे घर में अंधेरा करने की हिम्मत आपकी थोड़े नहीं है। आप अपने घर की लाइट 24 घंटा बंद करिए, बिजली बचाइए, बिजली बचाने में अपना योगदान दीजिए। मैं कह रहा हूं, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी कसम खा लीजिए, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी कसम खा लीजिए कि घर में लाइट जलाएंगे नहीं, मोमबत्ती जलाकर रहेंगे, देश में बिजली बचाएंगे, तो कसम खा लीजिए आप अपने घर में अंधेरा करके रखिए। हमारे नेता बैरिस्टर साहब जितनी देर के लिए ऐलान करेंगे उतनी देर से ज्यादा हम लाइट बंद करके रखेंगे और अपने दोस्तों से करवाएंगे। मैं कह तो रहा हूं, अरे तुम परमानेंट लाइट कटवा लो यार, परमानेंट कटवा लो लाइट अपने घर की। मैं कह रहा हूं आप 24 घंटे आप 24 घंटे लाइट बंद करके रखिए मेरे भाई, पानी भी मैं तो कटवा सिर्फ लो। ये कह रहा हूं कि कोर्ट में लड़ाई है तो कोर्ट का सम्मान करिए, मैं सिर्फ कह रहा हूं, ये सिर्फ मेरे कहने की बात है। नहीं जी, नहीं आ पाऊंगा, समय इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।